हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे अपनी अगली क्लास। हमने कल देखा था कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का उद्भव, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम जो देखेंगे वो है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ये जो आज का चैप्टर है वो सभी लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आखिरी तक वीडियो से जुड़े रहिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब हम आज देखते हैं हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति के हिसाब से सबसे पहले हमें देखना होगा कि कंप्यूटर अगर काम करेगा तो स्पेशली कौन कौन सी चीज़ों की उसको आवश्यकता होगी, क्योंकि कंप्यूटर कोई एक चीज़ नहीं है। कंप्यूटर कई सारी पेरिफेरल्स डिवाइसेस से बना हुआ एक कंप्लीट सिस्टम है, जिसमें आपके मॉनिटर भी होते हैं, सीपीयू होता है, माउस, कीबोर्ड और बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड होते हैं। तो जो मेनली जो कंप्यूटर को काम करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो होता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो चीज़ें मस्ट होती हैं, उसके बिना कंप्यूटर नहीं कार्य कर सकता। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में आपका हो जाता है जैसे आपका मॉनिटर है। अगर हम बहुत सरल भाषा में बात करें तो वो चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, महसूस, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी हार्डवेयर होती हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी, ये सभी आपका हार्डवेयर में आती हैं। फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपके ब्राउज़र्स हो सकते हैं, आपके जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो एमएस ऑफिस हो गया तो वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। आपका जैसे गूगल क्रोम हो गया तो वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। इसके बाद हम देखते हैं कार्यप्रणाली कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या है, किस हिसाब से वो कार्य करता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जो होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो सॉफ्टवेयर, एक तो हार्डवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें आपके प्रोग्राम्स आ जाते हैं, आपके जो उसमें इंटरनल मेमोरीज़ हैं वो सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो सब आपके हार्डवेयर में आ जाते हैं। अब जब हम इसकी कार्यप्रणाली देख रहे हैं तो वो सब चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं उपयोग में आएंगी। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट यूनिट होगी जिसके माध्यम से आपका जो भी डेटा है या इंस्ट्रक्शन है उनको हम इनपुट करेंगे। जैसे आप इंस्ट्रक्शन से समझ सकते हैं कि मान लो आपको दो नंबर को जोड़ना है, तो उन दो नंबर को जोड़ने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि a प्लस बी करना है आपको। एक ये प्लस जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन है, a और b जो है आपका वो डेटा है कि इस डेटा को आपको इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्रोसेस करना है। आप इनपुट यूनिट के माध्यम से इस डेटा को आप अपने सिस्टम में डालेंगे। जैसे इनपुट यूनिट आपकी हो सकती है, आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, आपका स्कैनर हो सकता है, आपका जॉयस्टिक हो सकती है, ये सब चीज़ें आपकी इनपुट यूनिट हो सकती है। इनपुट यूनिट का जो बेसिकली काम होता है वो होता है एक तो आपसे यूज़र से इनपुट लेना, दूसरा कंप्यूटर जो होता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ना कि जैसे मान लो हमने उसमें डाल दिया कि 1+2, तो कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझता। कंप्यूटर ये 1 और 2 नहीं समझता, वो सिर्फ 0 और 1 बाइनरी नंबर्स को समझता है। तो इनपुट यूनिट का ये भी काम होता है कि वो बाइनरी को वो आपके जो आपने जो भी इनपुट दिया है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए सीपीयू को देता है। इसके बाद जब इनपुट यूनिट से आपका डेटा जाता है तो ये सबसे पहले आपका प्राथमिक मेमोरी में जाता है। प्राथमिक मेमोरी आपकी मेन मेमोरी भी होती है, जैसे आपका रैम हो गया, ये सब जो है आपकी प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी है। मेमोरी के बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे, यहाँ आप कार्यप्रणाली को समझ लीजिए। इसके बाद आपका जो डेटा होता है वो जिस प्रकार का भी आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उस हिसाब से वो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। सीपीयू में ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू विभिन्न विभिन्न भागों में बटा हुआ होता है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एएलयू होता है, सीयू होता है, एमयू होता है। एमयू मतलब जिसमें आपकी मेमोरी सेक्शन आ जाता है, ठीक है। एएलयू है जो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 1+t करना है, तो प्राथमिक मेमोरी में जब उसको मिला कि यहाँ पर
प्लस करना है तो वो तुरंत ALU में चला जाएगा डेटा और ALU में जाके उसको जोड़ देगा। कंट्रोल CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट सारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, आपका मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, आपके जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल वर्क हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है। जब एक बार आपका डेटा को पूरा आपका प्रोसेस हो जाता है, मान लिया जैसे 1+2 हमने किया था, तो यहाँ 1+2 = जब 3 आपका रिज़ल्ट आ गया तो वो आपको आउटपुट में आप उसको शो हो जाता है, आउटपुट यूनिट के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाता है। और आउटपुट यूनिट जैसे इनपुट यूनिट का काम था उसी तरह से आउटपुट यूनिट का काम है आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले करना। इसके साथ साथ आउटपुट यूनिट यहाँ पर जो 1+2 = 3 आया है वो एक्चुअली इस फॉर्म में ना आके बाइनरी के फॉर्म में आता है, तो ये बाइनरी को वापस से आपके रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और आपको डिस्प्ले करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि प्राथमिक मेमोरी में डेटा जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि ये मेमोरी जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। जितनी देर आपका कंप्यूटर ऑन है उतनी देर ही इसमें चीज़ें सेव रहती हैं। इसके बाद जब आपको कंप्यूटर में संग्रहित करके या सेव करके चीज़ों को रखना है तो जब आप Ctrl+S की मदद से जब कंप्यूटर में सेव कर देते हैं वो चीज़, तो वो आपकी द्वितीयक मेमोरी में सेव हो जाती है और वो आप भविष्य में कभी भी अपना उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम काम करता है कि आपने इनपुट लिया, इनपुट के बाद आपका वो मेमोरी में आया, मेमोरी के बाद वो आपका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वो आपका द्वितीयक मेमोरी में चाहो तो स्टोर कर सकते हैं और ये आउटपुट पे आपको डिस्प्ले हो जाता है जहाँ हमने डेटा दिया था और हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको इनपुट के लिए बता दिया कि ये बाइनरी में भी कन्वर्ट करता है और यहाँ ये बाइनरी से वापस से आपके रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करेंगे मेमोरी की, कि इसमें जो मेमोरी यूनिट है आपका CPU प्रोसेसिंग में जो एक मेमोरी यूनिट है, तो बेसिकली 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक तो प्राथमिक मेमोरी होती है, एक द्वितीयक मेमोरी होती है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक मेमोरी आपकी रैम या रोम हो सकती है, ये सारी आपकी प्राथमिक मेमोरी है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है? आपका रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से द्वितीयक मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीयक मेमोरी जो है वो आपका मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, आपका हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है जो बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राथमिक मेमोरी है वो किस प्रकार की मेमोरी है, तो प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी है, जबकि द्वितीयक मेमोरी जो है स्थायी मेमोरी है। इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का यूज़ करते हैं, तो एग्ज़ाम में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी अंतर होते हैं, जैसे प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है और द्वितीयक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी की तुलना में इसकी गति जो होती है वो कम होती है। इसके बाद जो होता है इसमें हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे रैम और रोम से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो रैम जो है वो आपका क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये वो मेमोरी है जब आपका कंप्यूटर में आपने जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा दे रखे हैं वो जब प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम जो डेटा है वो जहाँ स्टोर रहता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है। एक होता है आपका रोम, ये होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, उस टाइम ही इसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, इसमें जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सेट कर दिए जाते हैं। इसको हम ये स्थायी होती है, इसीलिए इसको यूज़र जो है वो बदलाव इसमें नहीं कर सकता है रोम में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हैं ये दोनों ही आपकी प्राथमिक मेमोरी हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी मेमोरी हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे रजिस्टर, एक टर्म आती है रजिस्टर। तो रजिस्टर भी एक क्या है कि स्टोरिंग के लिए ही डिवाइस होता है जिसमें स्टोर करते हैं, लेकिन रजिस्टर जो होता है एक्चुअली में सबसे बेसिक यूनिट है मेमोरी के लिए। कोई भी डेटा आपका प्रोसेस हो रहा है तो वो डेटा हमेशा रजिस्टर्स में ही होता है, लेकिन रजिस्टर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इनमें 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट
इस अमाउंट में ही डेटा प्रोसेस हो पाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा सिस्टम 64 बिट है, तो एक्चुअली में 64 बिट डेटा एक बार में एक रजिस्टर एक्सेस कर पाता है, उसको प्रोसेस कर पाता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। फिर एक टाइप की मेमोरी और आती है, उसका इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी जो होती है, ये जो होती है एक्चुअली में ये आपकी बफर का काम करती है। किस किस के बीच में आपका बफर का काम करती है? तो ये आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। ठीक है, आपके सीपीयू के बीच में और ये जो मेन मेमोरी है इसके बीच में बफर का काम करती है। कि मतलब जैसे ही आपको यहाँ से कोई भी डेटा आपको लेना है तो वो प्राथमिक मेमोरी में सबसे पहले ना जाके पहले कैश मेमोरी में ढूंढता है। अगर वो चीज़ कैश मेमोरी में मिल जाती है तो फिर वो अंदर उसमें कंप्यूटर में नहीं ढूंढता है। तो इसी कारण से कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी भी आप ध्यान रखिएगा, इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, मतलब 2 से 10 नैनो सेकेंड्स होता है। 2 to 10 नैनो सेकेंड्स कैश मेमोरी का होता है। इसके अलावा हम बात करें एक चीज़, एक टाइप का और भी चिप इसमें लगी हुई होती है मेमोरी सेक्शन में, हम इसको भी देख लेते हैं, सीमोस। यहीं पर इसको देख लेते हैं, सीमोस। सीमोस जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है ये आप लोग समझ लीजिए। ये शायद नॉर्मली सबको नहीं पता होगा, लेकिन तब भी आप देख लीजिए। ये एक्चुअली में क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि कंप्यूटर में आपने बंद कर दिया और 4 दिन बाद भी आप कंप्यूटर खोल रहे हैं, तब भी वो आपको डेट और टाइम सही बताता है। ऐसा तो नहीं होता कि आज हमने 10 बजे बंद किया तो जब हम खोलेंगे तब उसमें 10 ही बजे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें डेट और टाइम जो होता है वो चेंज हो जाता है, जो उस दिन डेट और टाइम है वो रहेगा। वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो पॉसिबल हो पाता है सीमोस से। सीमोस जो होता है इसमें एक बैटरी लगी रहती है, एक छोटी बैटरी लगी रहती है बटन के आकार की, तो उसके माध्यम से कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी इसके डेट और टाइम चलते रहते हैं, इसकी प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके कुछ और भाग देख लेते हैं कार्यप्रणाली में ही। जैसे अभी हमने इसकी मेमोरी यूनिट देख ली कि मेमोरी कैसे काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम यूनिट को। तो सिस्टम यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ये आपका सारा प्रोसेस चल रहा है, सीपीयू के अंदर चल रहा है। सीपीयू क्या है? जो आपका बॉक्स रखा है उसके अंदर कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं। सीपीयू कोई बॉक्स नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारे सर्किट लगे हुए होते हैं। तो उन्हीं में से एक चीज़ होता है सिस्टम बस, सिस्टम यूनिट। अभी हमने देखा था मेमोरी यूनिट, अब हम देखेंगे सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट में भी कई सारे भाग होते हैं, जैसे मदरबोर्ड होता है, सिस्टम बस होती है, सीपीयू होते हैं, बायोस होते हैं। ये सब सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आता है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो होता है वो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। सिस्टम का जो मुख्य सर्किट बोर्ड है वो मदरबोर्ड ही होता है। मदरबोर्ड में आपके रोम, रैम और जो भी अन्य उपकरण हैं उन सब के लिए स्लॉट बने होते हैं जिस पर ये सभी चीज़ें लगी हुई होती हैं। इसके बाद है आपका सिस्टम बस। तो सिस्टम बस जो होती है वो क्या काम करती है? जैसे अगर हम नॉर्मल बस की बात करें, अगर हम बस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो ट्रैवलिंग के लिए काम में आ रही है, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रही है, लोगों को ले जा रही है। उसी तरह से इसकी भी बस होती है, उसका भी यही काम होता है कि जो भी हम डेटा भेज रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं, उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करती है। जैसे इसमें अलग अलग टाइप के बस होते हैं, जैसे डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है। जो नाम से ही समझ में आ रहे हैं कि डेटा बस जो है वो डेटा के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है, एड्रेस बस एड्रेस के लिए, और कंट्रोल बस जो होती है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बाद आता है सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को मस्तिष्क की तरह काम करता है। जैसे लोगों का मस्तिष्क काम करता है उसी तरह से ये सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। इसको 3 भागों में फिर से बांटा गया है, सीयू, एयू, एलयू। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट। एयू है आपका अर्थमेटिक यूनिट और एलयू है आपका लॉजिक यूनिट। इसके साथ साथ इसमें रजिस्टर्स लगे होते हैं जिनको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये मेमोरी के लिए आपकी प्रोसेस टाइम में इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सीयू का काम क्या होता है? सीयू का काम होता है कि जो भी प्रोसेसिंग चल रही है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी डेटा आप दे रहे हैं,
उन सब का जो कंट्रोल करता है वो CU करता है। इसके बाद AU जो होता है वो है अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और जो भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे इस यूनिट के अंदर कंप्लीट किए जाते हैं। फिर है LU जो है वो है लॉजिक यूनिट। तो लॉजिक यूनिट क्या है? लॉजिक यूनिट एक्चुअली में लॉजिक अगर आपने लगाए हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार सिस्टम में, ये भी आपका रिटर्न करके देता है। मान लो आप मोस्टली एक्सेल में अगर आपने काम किया होगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि जैसे मान लो दो चीज़ों को आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इस टाइप के जो लॉजिक लगाने हैं तो वो सारे लॉजिक जो होते हैं वो लॉजिक यूनिट में कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है आपका बायोज़। तो बायोज़ में हम बायोज़ क्या है? तो बायोज़ का तो फुल फॉर्म भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बायोज़ जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो बायोज़ स्पेशली क्या काम करता है और कैसे इसको हम समझ सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। बायोज़ का मेनली जो काम है वो आपका जब सिस्टम ऑन होता है तो बूटिंग के समय जो भी सॉफ्टवेयर लोड होते हैं वो इसके माध्यम से ही आपके हो पाते हैं। बूट स्ट्रैप लोडर एक टर्म आता है, बूट स्ट्रैप लोडर, वो बूटिंग के समय जो भी सॉफ्टवेयर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूरत होती है वो सब बायोस के माध्यम से ही आपके आ पाते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है, कोई अलग से चीज़ नहीं है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। सबसे जब भी कंप्यूटर रन होता है, मतलब सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले बायोस ही रन होते हैं। उसका नाम ही है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और इसमें आप याद रखिएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच करता है और जिसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। पोस्ट क्या होता है? पावर ऑफ सेट ऑफ टेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो वो उनकी जांच करता है, हार्डवेयर की भी जांच करता है। तो इस तरह से ये आपके कुछ मुख्य यूनिट हो गए जो आपके कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में उपयोग होते हैं। इसके अलावा आप लोग को प्लीज़ जो भी आप लोगों को डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तो आपको नेक्स्ट क्लास में वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ और एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको कहीं भी डाउट लगता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम अगली क्लास में उसको ज़रूर, आपको जो भी डाउट होगा उसको ज़रूर इम्प्रूव करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे CPU से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये एक तो इसके पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा जैसे CPU की स्पीड के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मेमोरी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बिट, मेमोरी के लिए इकाई जो होती है बिट में मापते हैं, ठीक है। बिट है, बाइट है, तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके उसमें आती हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग की उसकी स्पीड है उसको कैसे कैसे मतलब बढ़ा सकते हैं अपन, या कम मानते हैं कि CPU हमारा प्रोसेस सही करेगा। तो अगर नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स, एक तो रजिस्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स ज़्यादा हैं, इनका आकार ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड भी हमेशा ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर वर्ड लेंथ की हम बात करते हैं, वर्ड लेंथ कैसा कि एक बार में आपका CPU कितने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, 32 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है, 64 कर सकता है। जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को प्रोसेस करता है वही उसकी स्पीड होती है, वर्ड लेंथ जितनी होगी तो उतना ये फास्ट काम करेगा। इसके अलावा कैश मेमोरी अगर आपकी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो अगर ज़्यादा है तो डेटा उसको सर्च करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा और फास्ट एक्सेस होगा। इसके अलावा आपका सिस्टम बस के माध्यम से भी स्पीड होती है, क्योंकि इसका काम ही वही है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ले जाना, तो ये जितना फास्ट होगा उतना ही उसकी स्पीड भी फास्ट होगी। इसके अलावा होता है पैरेलल प्रोसेसिंग से भी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कई सारे प्रोसेसर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाता है और इन सब के ही प्रोसेसिंग को एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग के माध्यम से भी स्पीड बढ़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये क्या है कि कीवर्ड्स के फॉर्म में आपके एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता की माप,
कि कार्य क्षमता कैसे मापेंगे। जैसे आपका हो जाता है थ्रूपुट, तो ये शब्द आ जाता है कि थ्रूपुट क्या है, तो कार्य क्षमता की माप करने के लिए इकाई होती है, ठीक है, कि प्रति इकाई समय में कंप्यूटर कितने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर, वो हम काय से माप लेते हैं, थ्रूपुट से माप लेते हैं। इसी तरह से होता है रिस्पॉन्स टाइम, कि कोई भी, जैसे मान लो आपने कोई की प्रेस की, ए प्रेस किया आपने, तो कितनी देर में आपको डिस्प्ले हो पा रहा है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, ठीक है, तो उससे भी उसका स्पीड का मेज़र होता है। इसी तरह से होता है एक टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि वो कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करने में एक्चुअली कितना टाइम ले रहा है, वो टर्न अराउंड टाइम होता है। तो इन सब चीज़ों से कार्य क्षमता की हम माप करते हैं। ये आपका था कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। इसमें आपको कहीं भी डाउट हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और आप जो भी इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई और इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, आपको और कोई डाउट रहे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम कल उसको ज़रूर ओवरकम करेंगे। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे AMD क्या है। अब आपने देखा होगा इतना पूरा लेक्चर हो गया पर AMD टर्म कहीं नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि AMD क्या है। अब ऑप्शंस उन्होंने दे दिए, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कोई कंपनी है या कोई ऑपरेशन है। तो इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर आपको कल जो सही आंसर होगा वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, हमने कई टाइप के कंप्यूटर कल की क्लास में भी देखे थे, आज भी कुछ टर्म देखे। तो एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है। कैश मेमोरी का अभी मैंने बताया था, आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। कैश मेमोरी का सबसे कम होता है कि मैग्नेटिक बबल मेमोरी का, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का या रैंडम एक्सेस मेमोरी का। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उदाहरण है एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एक इनपुट डिवाइस का या सॉफ्टवेयर का। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो आप कल इनका आंसर्स प्लीज़ दीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दीजिए और आपको सही आंसर कल की क्लास में दे दिए जाएंगे। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप प्लीज़ इन सब के आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी या उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। मेमोरी, हार्ड डिस्क, CPU, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, CPU के कार्य हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, उपरोक्त सभी। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। मोबाइल चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद है क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलजेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है पेरिफेरल डिवाइस द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा या CPU द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिदम या कैलकुलेशन। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट या अमेरिकन लोकल यूनिट। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं आपके आगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या CPU। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे होंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर या डिस्क।
अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा रूप है सेंट्रल प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोविनेंस यूनिट या सेंट्रल पुलिस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित और नियंत्रित करता है कहलाता है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या होता है डेटा, मेमोरी, आउटपुट या इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना, डेटा और इन्फॉर्मेशन भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना या दोनों। ए और सी जो मैंने बोला वो दोनों ही इसके ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। कंप्यूटर में सारे तार्किक मतलब लॉजिकल जो आपके एल्गोरिदमिक हैं वो किए जाते हैं प्रणाली बोर्ड पर, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में या मदरबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है डेटा, सूचना और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए उपकरणों को जोड़ता है इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मदरबोर्ड है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं वही जो सीपीयू चिप है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे हुए होते हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप ज़रूर इन सब क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दे पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती, एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है, एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, एक डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है गीगाबाइट में, बिट में, मेगा हर्ट्ज में या सेकेंड्स में। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स या कॉन्जिक्यूटिव्स। इसके बाद है बायोस। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। जो भी डाउट हो कल आप प्लीज़ क्लास में हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।